हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के तहत प्रबंध लेखांकन के कार्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रबंध लेखांकन के कितने कार्य हैं, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, प्रबंध लेखांकन का उदय प्रबंध को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है। अर्थात जो संस्था के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को कार्य करने में सहायता प्रदान करना प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण करके उसके सम्मुख रखा जाता है। यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार करने के बाद उनसे जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं को प्रबंध की जो आवश्यकता है उनके अनुसार उनका विश्लेषण करके मैनेजमेंट के सम्मुख रखा जाना इनका प्रबंध लेखांकन का एक कार्य होता है। ये इसलिए रखा जाना आवश्यक होता है ताकि मैनेजमेंट नीति निर्धारण, नियोजन, निर्णयन तथा नियंत्रण का कार्य कुशलतापूर्वक कर सके। अब हमारे सामने प्रबंध लेखांकन के जो मैंने अभी बताया है, उसके आधार पर कार्य को दो वर्गों में हम रख सकते हैं। पहला आता है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा आता है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग करना। जो पहला कार्य है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, इसके अंतर्गत प्रबंध लेखांकन निम्न कार्य करता है। सबसे पहला आता है समंकों को दर्ज करना। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन, वित्त, अनुसंधान, विक्रय, श्रम आदि क्रियाओं के अनेक लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इन सभी प्रकार के लेन देनों से संबंधित आधारभूत समंकों को इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि वे प्रबंध के अपने कार्यों के निष्पादन में सहायक हो सके। दूसरा जो कार्य है लेखा सूचना उपलब्ध कराने के अंतर्गत समंकों की सत्यता की जांच करना। जो समंकों को हम दर्ज करते हैं उनके आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैनेजमेंट इनकी शुद्धता के बारे में आश्वस्त होना चाहता है, क्योंकि पूर्व अनुमानित एवं वास्तविक आंकड़ों में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है। प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों की सत्यता की जांच या परीक्षण किया जाता है। इसके लिए सांख्यिकी के अनेक विधि हैं, प्रतिचयन सिद्धांत है, प्रभाव विभ्रम है। इनके द्वारा एक निश्चित विश्वासी स्तर पर प्रबंध लेखापाल यह निश्चित कर लेता है कि प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले समंक कितने शुद्ध हैं। थर्ड आता है समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन। समंकों की सत्यता की जांच के साथ ही साथ प्रबंध लेखांकन उनका विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या भी करता है, ताकि यदि इन समंकों को जिस रूप में ये वित्तीय एवं लागत लेखांकन से प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रबंध के सम्मुख रखा जाए तो इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः प्रबंध लेखांकन विश्लेषण द्वारा इन समंकों को
सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत करता है। और नेक्स्ट है संवहन। विश्लेषित और निर्वचित समंकों का तब तक कोई उपयोग नहीं हो सकता जब तक वे उन व्यक्तियों के पास जिनसे संबंधित है नहीं पहुंचा दिए जाते। प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों को संबंधित व्यक्तियों के पास उचित समय पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। प्रबंधकों को सूचित करने का कार्य प्रतिवेदनों द्वारा किया जाता है। दूसरा जो आता है प्रबंध लेखांकन का कार्य, प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग। निम्न प्रकार से प्रबंध लेखांकन प्रबंध के विभिन्न कार्यों में सहायक होता है। पहला आता है इसमें नियोजन में सहायता करना। नियोजन से जो तात्पर्य है वो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का उचित अनुमान करके कार्यों की योजना बनाने से है। प्रबंधकों को संपूर्ण संस्था अथवा उसके किसी विभाग के कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। इस कार्य में प्रबंध लेखांकन द्वारा विक्रय, उत्पादन, रोकड़ तथा अन्य तथ्यों के पिछले वर्षों के तुलनात्मक अंक तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये समंक सही नीतियाँ निर्धारित करने व योजना बनाने में सहायता पहुंचाते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत कार्य आता है वह है संगठन में सहायता करना। संगठन से आशय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्था के विभिन्न व्यक्तियों एवं साधनों के बीच दायित्वों का विभाजन व अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से है। इसमें प्रबंध का संगठन कार्य नियंत्रित ढंग से संपन्न होता है। प्रबंध लेखांकन में बजट प्रणाली, लागत केंद्रों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण, लागत नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण संगठन संरचना में सुधार करना संभव होता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कार्य प्रणाली तथा विधियों की सतत जांच होते रहने से संस्था के कर्मचारी व अधिकारी निरंतर सतर्क बने रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण से आशय यह है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित मानकों व निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं, यह देखना होता है। यदि कोई अंतर है तो उसकी जांच करके तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। प्रबंधकों के इस नियंत्रण कार्य में सहयोग देने के लिए बजट नियंत्रण पद्धति एवं प्रमाप लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रमाप लागत विधि द्वारा संस्था की समस्त क्रियाओं पर तथा बजट प्रणाली के प्रयोग से संस्था के विभिन्न कार्यों एवं विभागों पर समुचित नियंत्रण रखा जा सकता है। नेक्स्ट है समन्वय में सहायता करना। समन्वय का आशय समस्त क्रियाओं में एक निष्ठता, एक सूत्रता तथा सहयोग स्थापित करने से है। प्रबंध लेखांकन में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न विभागीय क्रियाओं जैसे विक्रय, उत्पादन, क्रय, सेवा वर्गीय आदि का समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्णयन में सहायता करना। प्रबंध लेखांकन का जो उद्देश्य है वह प्रबंध को विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करना है। निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के समक्ष इन विभिन्न विकल्पों के लिए लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि आर्थिक तथ्यों के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर सर्वोत्तम विकल्प के चयन का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए सीमांत लागत लेखांकन, समविच्छेद बिंदु विश्लेषण, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण तथा पूंजी परियोजना विश्लेषण आदि प्रविधियों का
प्रयोग किया जाता है। अब आती है अपने सामने प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। यद्यपि प्रबंध लेखांकन प्रबंध के लिए वरदान है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर इन सीमाओं को ध्यान में रखे बिना प्रबंध लेखांकन का उपयोग किया जाता है तो इसके लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः प्रबंध लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रबंध लेखांकन की जो प्रमुख सीमाएं हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला आता है वित्तीय लेखों पर आधारित होती हैं। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो भी सूचनाएं प्रबंध को विश्लेषित करके दी जाती हैं वे सब वित्तीय एवं लागत लेखांकन द्वारा एकत्रित की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि उन सभी सूचनाओं का आधार वित्तीय लेखांकन है। अतः इन सूचनाओं के आधार पर जो भी निर्णय लिए गए होंगे वो कितने शुद्ध होंगे यह इन सूचनाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है। दूसरा, अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं होती हैं। प्रबंध लेखांकन को जो सूचनाएं वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती हैं वे अधिकांशतः पूर्वकालिक अर्थात भूतकालिक होती हैं, किंतु जब किसी योजना के संबंध में सूचनाओं के आधार पर कोई पूर्वानुमान किया जाता है तब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में इनसे निकाले गए निष्कर्ष पूर्वानुमान, भावी नियोजन तथा निर्णय का सुदृढ़ आधार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वानुमानित मूल्य व वास्तविक मूल्य का अंतर प्रबंध लेखांकन को महत्वहीन बना देता है। थर्ड जो सीमा है वह है प्रशासन का विकल्प नहीं। प्रबंध लेखांकन उचित रूप से विश्लेषित एवं निर्वचित सूचनाएं प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करता है। वैकल्पिक प्रयोगों के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामों के प्रभावों से भी प्रबंध को अवगत करा देता है, किंतु स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध या प्रशासन का विकल्प नहीं होता है। यह तो केवल प्रबंध की सहायतार्थ एक यंत्र मात्र है जो विभिन्न निर्णयों हेतु सूचना उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत अनेक विषय जैसे अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, प्रबंध सिद्धांत, आंकिक अर्थशास्त्र तथा अभियांत्रिकी आदि की विषय वस्तु के सम्मिलित होने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। अतः प्रबंध लेखांकन का अधिकतम लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि प्रबंध लेखापाल को इन सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान हो। किंतु आज के इस विशिष्टीकरण के युग में एक व्यक्ति में इतने विषयों का ज्ञान का भंडार होना मुश्किल प्रतीत होता है। इसलिए प्रबंध लेखांकन की प्रक्रिया के अनुपालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट है विषय परकता का अभाव। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रबंध को प्रस्तुत की जाती है वे व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होती हैं। जो व्यक्ति सूचना प्रदान करता है अथवा सूचनाओं का विश्लेषण व निर्वचन करता है उसके चरित्र, विचार, भावनाओं आदि का प्रभाव इन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसा होने से
पक्षपात तथा हेरफेर की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है खर्चीली पद्धति। किसी व्यावसायिक संस्था में प्रबंध लेखांकन के लिए एक विस्तृत संगठन तथा बड़ी संख्या में नियमों एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन सब के कारण सारा कार्य बहुत खर्चीला हो जाता है और प्रबंध लेखांकन की स्थापना से होने वाले लाभों का मूल्य इस पर किए जाने वाले व्यय से कम रह जाता है। अतः यह व्यवस्था बड़े व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों की महत्वाकांक्षाओं, प्रवृत्ति तथा विषय सामग्री का अति विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसके अनुपालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें एक ओर तो ऐतिहासिक घटनाओं का मुद्रा के रूप में अभिलेखन व निर्वचन करना पड़ता है तथा दूसरी ओर भावी अवसरों तथा अनुमान्य परिस्थितियों के पूर्वानुमान, व्याख्या तथा मूल्यांकन का कार्य करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। अतः यह इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है विकासशील अवस्था। प्रबंध लेखांकन का विकास लगभग गत 4 दशकों की देन है। अतः अभी यह पूर्ण रूप से विकसित विज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी विकासशील अवस्था में है। इसलिए इसके विश्लेषणात्मक यंत्रों व तकनीकों में सुधार और विचार में तरलता के कारण इनके क्रियान्वयन में अनिश्चितता बनी हुई है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विरोध। व्यवसाय में प्रबंध लेखांकन पद्धति को अपनाने से संस्था में प्रबंधकों को सुस्थापित व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, वैचारिक स्वतंत्रता आदि में परिवर्तन होता है और एक नई पद्धति के अनुसार कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए प्रारंभ में स्वयं प्रबंधकों में से ही किसी के द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार से ये प्रबंध लेखांकन की सीमाएं हुई और इससे पहले मैंने प्रबंध लेखांकन के कार्य के बारे में आपको बताया। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।